Business is the activity of making one's living or making money by producing or buying and selling product such as goods and services. Simply put, it is an activity or enterprise entered into profit. देखिए नॉर्मली वही है बिजनेस। क्या होता है, मैंने उस दिन भी कल भी आपको बताया था कि बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर किस लिए करता है कि पैसे कमाने के लिए। और पैसे कैसे कमाएगा, सबसे पहले वो चीजों को प्रोड्यूस करेगा और जो भी उसने अपना प्रोड्यूस करा है उसे डेफिनेटली वो मार्केट में जब तक नहीं लेकर जाएगा, लोग उसको बाय या सेल नहीं करेंगे, तब तक वो उसका बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो जो भी चीज उसने प्रोड्यूस करी है, अब लोग उसको खरीदेंगे। उसने वो बेचा और उससे जो भी उसको वो रिसीव होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मली ऐसी कोई भी एक्टिविटी या एंटरप्राइज जब एंटर करता है इन चीजों में, किस लिए? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बिजनेस है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होते, नॉन प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि चैरिटेबल हमारा काम करती हैं, जो सोशल कॉज को खत्म करने के लिए हमारा काम करती हैं। लेकिन जो मेन मोटिव है, कहीं ना कहीं जो बिजनेस वर्ड सुन के एकदम से अगर हमारे कोई बोले तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में आता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को ही लेकर हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी, जो बिजनेस किया जा रहा होगा, जो ये एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं। और बिजनेस किसी भी चीज का किया जा सकता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही बिजनेस में नहीं है, हम कोई भी जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी एक तरह का बिजनेस है। कि जो भी इंश्योरेंस कोई प्रोवाइड करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे कि कार 24 हमारे हो गए, तो ये एक तरीके से क्या प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज एक तरीके से रेंडर कराते हैं। तो वो हर चीज हमारा बिजनेस में ही आ जाता है। Having a business name does not separate the business entity from the owner, which means that the owner of the business is responsible and liable. देखिए, ये चीज आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ी होगी कि हैविंग अ बिजनेस नेम, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों हमारी बिजनेस एंटिटी जो है वो सेपरेट नहीं होती ओनर से। सेपरेट इसलिए नहीं होती क्योंकि ओनर जो होता है बिजनेस का वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसने जो भी सामान बेचा, उसके पास जो भी आया, उसका प्रॉफिट भी अपना, और उसके ऊपर जो जो लाइबिलिटीज हैं उसके लिए वो क्या होता है, लाइबल भी होता है। ये चीज तो आप समझते हैं? एक बार आप मुझे बताएं। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि जो भी बिजनेस हमारा किया जाता है वो बिजनेस आइडेंटिटी जो है, बिजनेस और उसका जो ओनर है वो एंटिटी हमारे सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, सेपरेट ना होने का मतलब क्या है कि जो ओनर है उस बिजनेस का वो रिस्पॉन्सिबल होता है और लाइबल होता है किसके लिए, जो भी डेट्स होती हैं जो इनकर करी गई हैं बिजनेस के थ्रू। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस एकदम तो ऐसे चलता नहीं है। स्टार्टिंग में क्या है कि हम अगर हमारे पास पैसा है तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब बिजनेस जो है कोई, अब वो अलग बात है कि आप, ये साइज ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस चलाना चाह रहे हैं। आप स्मॉल रेंज का बिजनेस चलाएंगे, आपका साइज ऑफ ऑपरेशन लार्ज होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपको कितने कितने फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली, जैसे कि कल मैं एक एग्जांपल दे रही थी, स्टार्टअप का मैं एक एग्जांपल दे रही थी। आप चाय सुट्टा का मैंने आपको बताया भी था। तो चाय सुट्टा क्या है कि स्टार्टअप है जो कि दो लोगों ने शुरू किया, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनकी 3 लाख रुपए थी। तो एक तरीके से वो उनका ही अपना एसेट था, जो भी वो अपना कैश वगैरह डाल रहे थे, कैश डेफिनेटली हमारा एसेट है। और उनकी आप स्टोरी सुनेंगे तो वो अब तक भी ये बोलते हैं कि हमने किसी भी आउटसाइडर से अभी तक कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आई है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो अभी तक अपने पूरा सक्षम है, उन्हें कोई भी लाइबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का बताया कि जो बिजनेस एंटिटी है वो ओनर है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए भी वो भी उन्हीं का है, और दूसरा जो लाइबिलिटीज है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आगे जाके मान लीजिए क्रेडिटर्स का पैसा देना होगा, उससे वो भाग नहीं सकते। इफ द बिजनेस एक्वायर्ड डेट, द क्रेडिटर कैन गो आफ्टर द ओनर पर्सनल पोजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात बोली गई है कि मान लीजिए बिजनेस ने क्या है, दूसरे लोगों के क्रेडिटर्स हैं, उनका क्रेडिट लिया हुआ है, और मान लीजिए जो क्रेडिटर्स का अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो डेफिनेटली जो उनका पर्सनल ओनर का होगा वो उस पर फिर अटैक करते हैं क्रेडिटर्स कि भाई हमें तो अपना पैसा चाहिए। और डेफिनेटली अगर वो जितना भी बिजनेस का एसेट है उसको बेचकर भी उनका पूरा नहीं हो पाता है, तो जो उसका अपना घर का सामान है वो भी बिकने की पूरी कगार पर आ जाता है। तो ओनर का जो अपना पर्सनल पोजीशन है, फिर क्रेडिटर का उस पर भी हक होता है। तो बहुत चीजें क्या होती है ना, जब हम आगे फॉर्म्स पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, और भी बहुत सारी हैं। तो फिर हर चीज में पढ़ाया जाता है कि कौन सी फॉर्म जो है वो किस लिए बेस्ट है, किस में लायबिलिटी नहीं है, किस में ज्यादा कोई किस में रिस्क नहीं लेना,
कौन-सा जो है कम इन्वेस्टमेंट के साथ चल जाए, कि इन्वेस्टमेंट तो सभी में ही करनी है। कोई भी बिज़नेस बिना इस इन्वेस्टमेंट के चाहे 10-20 रुपए की इन्वेस्टमेंट करें स्टार्टिंग में, आपको करना ज़रूर होगा। अगर मान लीजिए आप कोई वो खाली एक ठेला भी ऐसे करना चाह रहा है, तो उसे वहाँ पे उसे वो लकड़ी का वाला ठेला भी चाहिए होगा, उसपे कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए वो जूस का काम करना चाहता है, तो उसे वो मशीन भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो उसे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में अपना करना पड़ता है। A business structure does not allow for corporate tax rate. The proprietor is personally taxed on all income from the business. अब होता क्या है कि जो बिजनेसमैन है पर्टिकुलरली, जैसे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, उसमें जो प्रोपरेटर होता है, जो काम करने वाला है, जिसका वो बिजनेस है, वो पर्सनली उस पे सारा टैक्स लगता है। ठीक है, इस पर्सनली टैक्स ऑन ऑल इनकम, जितनी भी उसे इनकम हुई है बिजनेस से। अब जैसे कि अभी आप 12th में है, तो इतना आपको वो उस चीज में डेप्थ अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे जाके जब आप बीकॉम करेंगे, अपना ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसमें आपको चीजें बताई जाएगी, स्पेशली जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, कि इनकम टैक्स में बहुत तरह की आपकी इनकम होती है। आपका बिजनेस इनकम होती है। बिजनेस इनकम की, अगर आपने कोई भी अपना खुद का बिजनेस खोला हुआ है, आप में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी फादर या मदर का बिजनेस होगा, तो उनसे जो इनकम हो रही है उसे बिजनेस इनकम बोला जाता है। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन में है, तो उसकी प्रोफेशन इनकम होती है अलग। अगर मान लीजिए एक, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी को लॉटरी लग गई, या कोई जैसे घोड़ों की जो रेस होती है उस पे कोई अगर पैसा लगा रहा है, तो वो अलग उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट है कि किस पे किस तरीके से टैक्स लगता है। अब मुझे बताइए कि जितना मैंने समझाया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज एक बार रिस्पॉन्स करें, मुझे बताएं। ओके। जो नेक्स्ट है वो है, द टर्म इज ऑल्सो ऑफन यूज colloquially बट नॉट बाय लॉयर और बाय पब्लिक ऑफिशियल to refer to a company. A company, on the other hand, is a separate legal entity and provide for limited liability as well as corporate tax rate. A company structure is more complicated and expensive to set. देखिए, एक वर्ड हम अपना बिजनेस पढ़ते हैं। बिजनेस का सीधा सीधा मतलब आप इसे किसी से मत जोड़िएगा कि ये कोई कुछ भी खोल के बैठा हुआ है। डेफिनेटली हर चीज हमारा बिजनेस ही होती है। जो कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं वो भी एक तरीके से हमारा बिजनेस ही कर रहे हैं। लेकिन आप बिजनेस को सिर्फ ये सोच के चलिए कि कोई भी, हम जो भी बिजनेसमैन है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो गुड्स को सेल करने का काम कर रहा है। डेफिनेटली जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तब से उसने अपना बाय करना शुरू करा होगा। ठीक है, वो भी बाय करता है एक टाइम पे, वो भी बायर होगा। होलसेल में उसने कुछ सामान खरीदा होगा, फिर उसने अपना कुछ प्रोड्यूस करा होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती हैं, फैक्ट्री लगती हैं, उसके बाद उसने अपना सामान बेचा होगा। तो यहाँ पे जो कंपनी है, इसको हम एकदम अभी नहीं पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी फॉर्म पढ़ेंगे, तब मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से क्या समझते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है? आप पहले अपने व्यूज दीजिए मुझे। कंपनी डेफिनेटली आपने। हम्म। जो लीगली रजिस्टर हो, तो जो लीगली रजिस्टर है वही कंपनी है। रजिस्टर, तो मतलब जो भी। हम्म। और कुछ कंपनी के बारे में और कोई कुछ बताएगा? डेफिनेटली आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। हम्म। और कुछ? दोबारा बोलें एक बार, आप क्या बोल रही हैं? कॉमन सील होती है, और कुछ? हाँ। परपेचुअल सक्सेशन आपने बोला, इसका क्या मीनिंग है परपेचुअल सक्सेशन का? हाँ, देखिए, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, ये आप अपना माइक ऑफ करें किस। हाँ। तो परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कि उन्होंने बोला, ये जो सब आपने बताया है कि ये कंपनी की डेफिनेटली डेफिनेशन है,
जो कि हमारे एक्ट में लिखी हुई है। जैसे हम कंपनीज एक्ट की अगर बात करें 2013 की, तो उसमें कंपनी की जितनी भी कंपनी की जो डेफिनेशन बनाई गई है ना कि कंपनी क्या है, वो जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हीं को सबको मिला दिया गया और उसी से हमारी कंपनी बन गई है। तो ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, लिमिटेड लायबिलिटी आपने बताया, परपेचुअल सक्सेशन बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी आपने बताया, तो ये सब क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना बिजनेस में, कि बिजनेस में क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, जो बिजनेस है, जो ओनर है, वो एक है। उसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? हाँ, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें जितनी, जिस भी शेयर होल्डर की जितनी भी जिसकी लायबिलिटी होगी, सिर्फ वो उस तक ही लायबल होगा, उससे ज्यादा वो लायबल नहीं होता। वो उसके घर में जाके उसका सामान नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बिजनेस में जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग बिल्कुल फेज में, कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो डिफरेंट, उनकी एंटिटी नहीं होती। और उनमें क्या होता है, जो प्रॉफिट भी उसी का और लायबिलिटी हुई तो क्रेडिटर्स के वो लायबल भी उतना ही है। डेट उसने ली है तो उसको पे ऑफ भी करना पड़ेगा। और दूसरा, वो उसका जो घर का सामान है वो भी उतना ही उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, उसके लिए वो जाएगा। तो जब, हाँ जी, देखिए, ये ना, अभी इन चीजों को मैं आपको नहीं बताऊंगी। जब ये आप बीकॉम अपना ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंपनी से एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें आप कंपनीज एक्ट में ये सारी चीजें पढ़ती हैं। अगर हम अभी इन चीजों को डिस्कस करने लगे ना तो हर चीज बहुत ज्यादा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगी, फिर और क्वेश्चंस फिर निकल निकल कर आएंगे। तो वो कंपनी से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भटक के हम पूरा कंपनी एक्ट में घुस जाएंगे, है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जब सीधे आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तब वो उसमें पूरा कंपनी के बारे में आता है। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है वो सिर्फ इसमें हम कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कंपनी एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। कंपनी के पूरा ऊपर एक्ट है, आपने सुना होगा, जो हमारी मिनिस्ट्री है फाइनेंस की। कौन है मिनिस्टर उसकी? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी? हाँ जी। तो उसके लिए पूरा एक जो कॉर्पोरेट एक्ट है वो सब कुछ वही हैंडल करती है। तो ये अपने आप में हमारा एक बहुत बड़ा वो है। तो ये सब्जेक्ट हमारा कंपनी लॉ नहीं है, ये सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी चलती हैं, हमें उसके बारे में बस थोड़ा सा भी यहाँ पर आया है। इस चीज को समझ लें कि जो कंपनी है वो एक तरह की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड कराती है अपने जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी उसके मेंबर हैं। दूसरा, इसके ऊपर हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट रखते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कि जितनी भी हमारी कंपनी है, जैसे कि आपने देखा होगा हम भी इनकम टैक्स पे करते हैं, है ना। जितने भी जो जितने भी प्रोफेशंस हैं सबके अपने अलग अलग टैक्स लगते हैं। तो कंपनी के लिए उनके पर्टिकुलर उनके लिए टैक्स होते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके ऊपर किस तरीके से टैक्स स्लैब लगेंगी, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है तो उसकी किस तरीके से टैक्स स्लैब लगेंगी। तो उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला है कि जो कंपनी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि देखिए कंपनी को खोलना इतना इजी नहीं है। इसका पूरा स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड। आपने पढ़ा होगा कि, डेफिनेटली आपने 11th में पढ़ा होगा बिजनेस में, कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। पढ़ा था ये, पढ़ी थी आपने? हाँ, तो इस वजह से उसको बोला। हम्म। निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनके ही अंडर में एक तो फाइनेंस का तो पूरा आता ही है, दूसरा जो कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रावधान, जो भी अमेंडमेंट्स वो करती हैं, जो बनते हैं, वो सब उन्हीं के उसमें आता है। ठीक है, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जितना भी हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हमारे इंडिया में, वो सब कौन कॉर्पोरेट ही कौन करता है, कोऑर्डिनेट करती हैं, वो निर्मला सीतारमन जी करती हैं। ठीक है। पूछिए। और कुछ पूछना है किसी को? क्या करती हैं वो? देखिए, सेबी एक, ये सब जो होता है ये सब इन्हीं के उसमें आता है। जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। मैंने आपको, अगर आपने फाइनेंस वाली क्लास नहीं ली थी, तो सेबी का हम उसमें अपना पढ़ेंगे, वो फाइनेंस में पढ़ेंगे अपना। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट जो जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपको सेबी का सब कुछ बताऊंगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमारा एक्चुअली शेयर से रिलेटेड होता है। जो हमारी शेयर मार्केट है, तो आपने सुना ही होगा। तो वो जितना भी वो करती है वो हमारा सब सेबी देखती है। जिस तरीके से बैंक्स को सारा कोऑर्डिनेट करने का हमारा आरबीआई करती है, तो शेयर से रिलेटेड जितना भी काम है वो हमारा कौन करती है, सेबी करती है। तो वो हम अपना
जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसमें उसकी बात करेंगे। और कुछ बताइए। जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का एकदम अभी के अभी पूछ लीजिए, अभी क्लियर करिए उस चीज को। कोई डाउट नहीं है किसी को? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ अगर मैं नेक्स्ट डे पूछूं तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। 3-4 बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं उससे मुझे फिर कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे चाहिए कि सबके सब रिस्पॉन्स करें। अगर 16 to 17 स्टूडेंट भी हैं तो वो बहुत हैं क्लास में। तो इस तरीके से इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं बिना रिस्पॉन्स करने से आपको आप ऐसे चुपचाप बैठ रहेंगे, कुछ इससे कुछ बेनिफिट होने नहीं वाला। जितना भी आपको आता है आप बोलें कि हाँ हमें ये समझ में आया, कुछ नहीं आया, कोई भी वर्ड है पीडीएफ आपको शो हो रही है, कोई भी ऐसा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पूछें उस चीज को। यहाँ से मैंने पढ़ाया है, एक बार इसको रीड करिए, इस वाले पैराग्राफ को। और जब ये आप रीड कर लें मुझे बताइएगा कि हाँ जी ये रीड हो गया। ओके। भाई रिस्पॉन्स किया करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्म, ये रीड हुआ? ये रीड करिए। यहाँ पे आप सिंपली अभी से बिजनेस से ही समझिए, नेम वेम से इसको आप ऐसा कंफ्यूज मत करिए, ठीक है? रीड हो गया ये आपका? ओके, कोई वर्ड इसमें जो समझ में ना आया हो? वो मैंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको नीचे वाले उसमें बताया था, देखिए यहाँ पे कंपनी में कि जब कोई भी कंपनी आप अपनी ओपन करते हैं प्राइवेट या पब्लिक, तो उसमें जो हमारे रेट लगते हैं ना, जैसे हम अपना इनकम टैक्स का अपना भरते हैं तो उसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लेब होते हैं कि पर्टिकुलर इतने से इतनी एज के लिए इतना टैक्स लग रेट होगा आपका, 30% देना है, 15% देना है, 5% देना है। तो अगर आप कंपनी खोलेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट पे और जो वो भी कमाते हैं उनकी इनकम पे जितना भी लगता है, जो भी टैक्स स्लेब हम लगेंगे, जो रेट लगेंगे, उनको हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स है, क्योंकि कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, एक तरीके से कंपनी, पूरी जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमारा चल रहा है तो उसके लिए अलग से टैक्स रेट होते हैं जिनको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट। क्लियर? कॉर्पोरेट टैक्स रेट इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकम टैक्स का इंडिविजुअल बेसिस पे तो मुझे पता है कि पर्सनल उस पे कितना लगता है। कॉर्पोरेट का मुझे इसका नॉलेज नहीं है, इसको मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है। हम्म। इंडिविजुअल का तो वही लगता है कि जैसे हमारा कि उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो इनकम है 1,25,000 तक की है शायद, कि अगर इतना है तो उस पे तो हमारा कोई भी स्लैब है ही नहीं, कितना भी टैक्स रेट हमारा लगेगा ही नहीं। फिर उससे आगे मतलब 10 लाख तक का, 5 लाख, 10 लाख, फिर 5 करोड़ तक भी हो जाता है। तो फिर 5%, 10, 15, 25, 30% आखिरी जो टैक्स स्लैब है कि 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, तो वो 30% पे हमारा जाके रुकता है। वो जब आप अपना नहीं, ये तो देखिए एनुअल बेसिस पे होता है, पर मंथ थोड़ा ना टैक्स देंगे आप। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत, उसमें मैंने आपको बताया ना कि ये पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट इसके लिए बना हुआ है जिसमें आप ये चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे वो होते हैं कि अगर आप कंपनी में आपको सैलरी मिल रही है तो कंपनी भी क्या होता है कि आपको टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है टीडीएस के, वहीं से टैक्स कट जाता है आपका। ठीक है, फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टैक्स है वो आपका कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे वही पे कर चुके होते हैं। तो आपको, क्योंकि टैक्स जो है एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स कभी भी पे नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। तो एक बार अगर कंपनी ने आपका टैक्स पे कर दिया तो फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको सैलरी वगैरह मिल रही है तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली ऐसा ही करती है, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या होगा कि वो आपका खुद ही टैक्स काट के देंगी और आपको फिर पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है।
ये आपने इतना रीड कर लिया है? ओके। जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके डाउट्स इतने क्लियर ना हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। वहाँ पे जब आप और डेप्थ में पढ़ेंगे, हमारे भी ये कन्फ्यूजन्स होती थी उस टाइम पे, लेकिन बाद में जैसे जैसे सब्जेक्ट है, हर चीज़ के लिए एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा कंपनी के लिए अपना कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स है, तो हर चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें टैक्स वैक्स का इतना कुछ नहीं है, तो वो हम थोड़ा लिमिटेड रखेंगे, बट फॉर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। ओके। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑनर के बारे में पढ़ाया कि हमने पढ़ लिया कि बिजनेस जो है वो एंटिटी अलग नहीं है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि डिफरेंट है सब कुछ लोग, लिमिटेड लाइबिलिटी है, वहाँ पे जो सेपरेट है ओनरशिप भी उनकी, जितना उन्होंने दिया है उतने के लिए वो लाइबल होंगे, उससे ज़्यादा वो पे नहीं करेंगे। उसके बाद हम अपनी फॉर्म पढ़ते हैं बिजनेस ओनरशिप की। ठीक है। इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी एंटिटीज आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला बताया सोल प्रोप्राइटरशिप। लोग जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को भी जो इजी लगता है कि हाँ सबसे इजी जो पढ़ना है, वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है। सोल का क्या मतलब होता है? SOLE। एग्जैक्टली। हाँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि आप हैं, जैसा आप में से कोई भी अकेला अपना इन्वेस्ट करके, कोई भी अपना फंड लगा के अपना काम शुरू कर दे, तो वो आप क्या बन जाएंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की उसमें आ जाएंगे आप कैटेगरी में। तो आज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो नोन एज अ सोल ट्रेडर इज ओन्ड बाय वन पर्सन एंड ऑपरेट फॉर देयर बेनिफिट। अकेला ही चला रहा है, अपने बेनिफिट के लिए चला रहा है, कोई भी तीसरा दूसरा पर्सन है नहीं जो वहां पे उनकी टांग अड़ाए या कुछ भी करे। वो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, फिर चाहे वो उसके लॉसेस हों, फिर चाहे उसके प्रॉफिट हों, उसमें किसी और को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन है जो कि इन चीजों को ऑपरेट करेगा। द ऑनर ऑपरेट्स द बिजनेस अलोन एंड मे हायर एम्प्लॉयज। वो ये कि जो ऑनर है वो अकेला बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, वो अलग बात है कि वो अपने खुद के एम्प्लॉयज को जो है वो हायर कर सकता है जो उसके नीचे काम करेंगे, लेकिन जो ऑनर है वो खुद ही है, क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी का ऑनर तो हमारे होते नहीं है। वो तो एक तरीके से हमने सैलरीड बेसिस पे रखे हैं, अपने हायर कर लिए हैं, लेकिन जो ऑनर है वो अकेला ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है? एक एक करके बोलेंगे ऐसे थोड़ा सा एम्प्लॉयर। हाँ, आप सही बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो तो एक तरीके से हम दे सकते हैं कि जो जॉब उन्हें दे रहा है, और एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अलग अलग हैं। एम्प्लॉयर वो जो प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय जो वो प्रोवाइड करा रहा है उसको वो ले रहा है, जिसके लिए वो काम करता है। तो एम्प्लॉय जिसके लिए काम करता एम्प्लॉय जिसके लिए काम करता है वो कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कंपनी, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि उसमें हम लिमिटेड लायबिलिटी बता रहे थे। लिमिटेड लायबिलिटी का एक बार आप मुझे मीनिंग बताइए। किसी और बताया था आई थिंक किसी ने। इतना मतलब हम ये बोल सकते थे कि कंपनी में क्या होता है कि कैपिटल, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए लगाए, या उस हिसाब से जितना भी हम उसमें पैसा अपना लगाते हैं ना, हम हमारी जितनी तो पहले से ही पहले क्या होता है कि लाइबिलिटी जो है सेट करके रख ली जाती है कि सिर्फ अगर मान लीजिए कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ इतने पैसे दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। मान लीजिए किसी कंपनी के मैंने 10 शेयर्स खरीदे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे, और जो एक शेयर है वो आपका कितने का है? 100 का है। तो आप बताएंगे कि मेरे पास टोटल शेयर वैल्यू कितनी है, मतलब कितने मैंने उन कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। 100 रुपए का एक शेयर है, मैंने 10 खरीदे हैं, तो टोटल मतलब मैंने कितना मैं शेयर होल्ड कर रही हूँ, मतलब कितने पैसों से उनका? 1000 से कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली exactly। हाँ, इतनी चीज आप समझे, इस चीज को माइंड में रखिए। अब मैंने 10 शेयर्स खरीदे 100 रुपीज का, और मान लीजिए मैंने 8 शेयर्स के पैसे जो हैं उनको दे दिए। क्या कर दिया मैंने? कितने शेयर्स के मैंने पैसे उन्हें दे दिए? हाँ, 8 शेयर्स के मैंने पैसे दे दिए। तो अब बताइए मेरी लाइबिलिटी कितनी बची बस?
2 शेयर्स की लाइबिलिटी। एग्जैक्टली exactly। तो इस चीज से ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने का कि जितने मैंने लिए सिर्फ उतनी ही मेरी लाइबिलिटी हो गई। ये नहीं है कि मुझसे कहने लगे कि जी तुम किसी और के, उसने भी नहीं शेयर के पैसे दिए हैं तो तुम उसके भर दो, नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। मैंने 10 शेयर्स खरीदे थे, मैंने 8 शेयर्स के पैसे दे दिए, 100 रुपए थे, 800 रुपए के हिसाब से मेरे 200 रुपए रह गए हैं, सिर्फ मैं उसी के लिए लायबल हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन सोल प्रोप्रेटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्रेटरशिप में उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई वो अकेला ही ऑनर है। जब वो बेनिफिट सारे वो खुद लेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, जिसको भी जो उसको अपने बिजनेस से इनकम होगी, जब वो खुद सब सारी कैरी करेगा, सब पूरा ही खुद लेगा, तो जो लायबिलिटी है, जो लॉसेस होंगे, डेफिनेटली उसको अपने खुद ही बियर करने होंगे। तो सोल प्रोप्रेटरशिप में क्या होता है कि जो सोल प्रोप्रेटर है, जो बिजनेसमैन यहाँ पे है, उसकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस, जितनी भी ऑब्लिगेशंस उसने इनकर्ड करी गई हैं उसके बिजनेस के थ्रू। चाहे उसने बाहर से पैसा लिया हो, चाहे फिर उसको लॉसेज हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, उसे कोई और नहीं भरेगा। वो एक लौता ही है जो उन चीजों को कैरी करके अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। कोई कोई भी वर्ड जो मैंने इसमें पूरे पैराग्राफ में पढ़ाया हो, स्क्रीन तो शो हो रही है ना आपको? ओके। तो सोल का मतलब क्या होता है, आपका अकेला जो भी कोई काम हमारा कर रहा है तो वो हमारा सोल प्रोप्रेटरशिप के अंदर आता है। ठीक है, जो ओनर है वो अकेला ही बिजनेस को संभाल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, सारे प्रॉफिट्स खुद ले रहा है, लॉसेस भी खुद बियर करेगा, इसलिए लाइबिलिटी भी हमारी अनलिमिटेड होगी। तो एक तरीके से पूरा का पूरा बर्डन जो है सोल प्रोप्रेटरशिप के ऊपर है। जब आप ये सोच रहे हैं कि जितना भी खाना है बनाया है मैं ही खाऊं, और फिर सोचे कि बर्तन कोई और आके धो देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज में। क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए। एक एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, देखिए। हाँ, हाँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप वेरी बाय ज्यूरिडिक्शन बट सेवरल कॉमन एंटिटीज एग्जिट। देखिए, इसमें क्या होता है कि ज्यूरिडिक्शन का मतलब एक तरीके से होता है कि जितनी भी हमारी फॉर्म्स हैं उनका चलाने का, उन्हें ऑपरेट करने का तरीका बहुत अलग अलग है। अगर मान लीजिए किसी में भी कोई, अगर आप घपलेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए फिर अलग अलग चीजों के प्रावधान है कि कोई काम किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये कुछ हमारी कॉमन एंटिटीज हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जिनके बारे में हर कोई समझना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये चीज हमारी ऑपरेट भी करती हैं। तो जूरिडिक्शन का मतलब एक तरीके से कानून से रिलेटेड है। ठीक है, कि उससे रिलेटेड हमारे क्या कानून, क्या प्रावधान हमारे हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा आ जाता है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिजनेस ओनरशिप का मतलब ही यहाँ पे यही है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, तो उसको, उसका कौन ओनर है? उसका एक ओनर है, उसको दो ओन कर रहे हैं, उसको चार चला रहे हैं, क्योंकि मेन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जितने ओनर होते हैं वो उसी पे डिपेंड होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी सेट की जाती है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी। जैसे डिफरेंट, बहुत सारे ओनर होते चले जाएंगे, पार्टनरशिप में आपने सुना होगा। कोई मुझे बताएगा पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? एग्जैक्टली, अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए किसी दूसरे को भी देने थे और उसने नहीं दिए, तो जो दूसरा पार्टनर है वो उसके लिए वो बियर करेगा, उसके लाइबिलिटी जो होगी उसको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जब हम आगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्रेटरशिप अभी हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, मैंने बिल्कुल आपको बहुत शॉर्ट में बताया जिससे कि आपको ये समझ में आए कि जो हमारा सोल प्रोप्रेटरशिप है वो एग्जैक्टली हमारा होता क्या है। तो जो आपने पूछा था ज्यूरिडिक्शन, वो आपको समझ में आया? किसने पूछा था, एक बार रिस्पॉन्ड कर दें। ओके। चलिए, ये वाला जो इसमें पैराग्राफ है ये भी हम सोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझ लेते हैं कि जो भी कॉस्ट वगैरह होगी, जो भी वो बिजनेस चला रहा है, क्योंकि डेफिनेटली देखिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ फिक्स कॉस्ट भी होती हैं। आपने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, कुछ इकोनॉमिक्स में कभी ये टर्म सुनी हो, ये वाली टर्मिनोलॉजीज आपने, है ना? वेरिएबल, तो थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है अपने अकॉर्डिंग? हम्म, हम्म, एक तरीके हाँ, जैसे कि मान लीजिए मशीनरी आपने रखी हुई है, आपने क्या,
जैसे कि जो मान लीजिए, एक तरीके से बहुत हम सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में अगर हम इसको समझें वेरिएबल कॉस्ट और अपना फिक्स कॉस्ट का, तो सीधा सीधा ये है कि जो कि प्रोडक्शन के साथ, हमारा आउटपुट के साथ जो हमारी कॉस्ट बदलती रहती है, बढ़ती घटती रहती है, वो एक तरीके से हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। जो कि प्रोडक्शन के साथ, आउटपुट के साथ हमारी घटती बढ़ती नहीं है, वो एक तरीके से फिक्स कॉस्ट होती है। चाहे कोई भी फैक्ट्री में कितना ही आउटपुट हो रहा हो, उसके साथ साथ जो हमारी कॉस्ट चेंज होगी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन जो कॉस्ट हमारी चेंज होने ही नहीं वाली, उसको हम अपना फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब देखिएगा, कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं कि एक तरीके से, आपने ये चीज सुनी है, ये चलिए मैं आपसे रिलेटेड एग्जांपल दूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मोस्टली सबका आता है, सब अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, यस और नो, है ना? तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी, कितना भी आपने, चाहे मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की आपने यूज ना करी हो, आपने पंखे एसी वगैरह कुछ भी ना चलाया हो, लेकिन आपने देखा होगा कुछ यूनिट ऐसी होती है कि फिर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, चाहे 100 रुपए है, चाहे 150 रुपए है, मे भी आपने कभी ध्यान दिया हो ना दिया हो, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यूनिट ऐसी आती है कि आपको इतना पे करना ही पड़ता है। किसी ने नोटिस, है ना, किसी को पता हो इस बारे में कि उसमें क्या होता है कि आपको, हाँ, पेमेंट आपको करनी है, तो वो एक तरीके से हम अपनी, उसको अपना फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं कि कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें क्या है कि उसको हमें पे करना ही करना है। जैसे कि आपको मशीनरी को अपग्रेड करके रखना होगा, तो मशीनरी पे जैसे आपके बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो उसके अब तो वो एक तरीके से जो लैंड पे, बिल्डिंग पे, इस तरीके से जो खर्चे होते हैं, इनको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। क्योंकि आउटपुट कितना भी बढ़े कितना ही घटे, उससे फिक्स कॉस्ट को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आउटपुट के साथ जो भी हम अपना, आउटपुट का क्या मतलब है, जो भी हम अपना बना रहे हैं, इनपुट देके जो हमारा बना, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें हमारे हाथ में आया, उसके साथ साथ जो जो हमारी अप डाउन हमारी कॉस्ट में चलती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद हमारी बहुत तरह की कॉस्ट होती है, वो जब अपना आगे प्रोसीड करेंगे आप अपना ग्रेजुएशन में, फिर आप उसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, जो मैंने इन दोनों कॉस्ट के बारे में आपको बताया? ठीक है, ओके। क्या ये तीन ही सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा? थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करे ना, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मैं ही बोले बोले जा रही हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा। तो इसमें देखिएगा, एसेट्स का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि जिससे आपको लगता है कि आपको कुछ फ्यूचर बेनिफिट होगा। मैं कोई भी चीज़ खोलकर बैठ गई, मैंने अपना फर्नीचर रख लिया, अपने कंप्यूटर रख लिए, तो ये सब मेरे लिए एसेट होते हैं, क्योंकि ये मेरे काम को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो चाहे फिर जितनी भी एसेट्स हों, फिर चाहे जितनी भी लाइबिलिटीज हों, सब वो सब किससे बिलोंग करेंगी? सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर से बिलोंग करेंगी। इंक्लूडिंग, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनी इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, रिटेल फिक्सचर, एज वेल एज एनी रियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर, जो भी उसने अपने उसमें रखा हुआ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो, कोई भी उसने इन्वेंट्री ला के रखी हुई हो, कॉपी पेन पेंसिल स्टेशनरी का अगर वो काम करता है, कोई भी उसकी रियल प्रॉपर्टी हो, तो वो सब क्या होगा? ओन्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर। किसकी होगी? वो सोल प्रोप्राइटर की होगी। यहाँ पर रियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, बताएगा कोई मुझे? किसी को जो भी माइंड में हो, सुना हो, क्या सुना है, मुझे वो जानना है। सिर्फ गलत बताएं सही बताएं, इट डजेंट मैटर, बताएं कि क्या सुना है इस बारे में आपने। रिटेल बोल सकते हैं रियल प्रॉपर्टी को, लेकिन जैसे कि मान लीजिए उसने, अगर सोल प्रोप्राइटर ने कुछ और भी अपनी तरफ से ऑन अपना किया हुआ है, तो उसको भी आप बोलते हैं ना, कि आपने सुना हो हाउसिंग, घर ले रहे हैं, तो रियल एस्टेट हम इसको करके बोलते हैं, आपने सुना होगा। रियल एस्टेट, REL, रियल, ESTAT, तो वो इसी से रिलेटेड हमारा होता है। तो आज हमने जो पढ़ा है, वो मैंने थोड़ा सा पिछला वाला भी एक्सप्लेन करा, बिजनेस क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया कि वो किस तरीके से अलग होती है, लेकिन मैं आपको बताया कि जो कंपनी है वो आगे और अपना डेप्थ में पढ़ेंगे जब आपका पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आएगा। और दूसरा, मैंने आज आपको थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर की थोड़ा ही बताया, ये बहुत कॉमन है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटर इकलौता है जो कि हर चीज अगर बेनिफिट ले रहा है, तो डेफिनेटली जो लॉसेज है वो भी वही कैरी वो करेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, जो कल है, कल हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो बिजनेस हमने समझा, ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक तरह का सिस्टम बनाते हैं। कल हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि अगर हम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यही है, बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस का वर्ड मीनिंग समझा,
ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझा, एक हमने इसकी फॉर्म भी समझ ली। एक तरह से कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत तरह की होती हैं, तो उसमें से हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी समझी, थोड़ा-सा जो कि नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इतना कोई बड़ा मैंने कुछ नहीं समझाया है। अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम इकट्ठा एक साथ लिखें, तो इसका एग्ज़ैक्टली क्या मीनिंग होगा? इसको हम थोड़ा-सा कल डिटेल में पढ़ेंगे। और भी चीज़ें जो इसमें ऐड ऑन होती हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होता है। फिर थोड़ा-सा और हम आगे बढ़ेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है? और मेन बात ये कि आपकी बुक में डेफ़िनेटली आपने थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आप अपने व्यूज़ देंगे कि आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में। जिससे कि थोड़ा-सा मुझे भी ये पता चले कि एग्ज़ैक्टली आपने क्या पढ़ा हुआ है और कितना आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अब मुझे ये बताइए जितना आज हमने किया है इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। रियल प्रॉपर्टी जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, रियल एस्टेट आपने कभी सुना हो कि जो हाउसेज़ हैं, कोई हम बिल्डिंग ले रहे हैं, कोई अपनी लैंड ले रहे हैं, कोई भी ऐसा एरिया, तो वो जो ऑन करा जा रहा है वो भी क्या होगा, सोल प्रोप्राइटर का ही होगा हमारा। ठीक है? देखिए वो तो अब हमने जो ऑन करने का तो मतलब एक तरीके से होता है, देखिए ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेट उसका ओनर कौन है? जो कि रेंट दे रहा है, जबकि रेंट देने वाला उस टाइम पीरियड के लिए ओनर तो हमारा होता नहीं है, वो तो सिर्फ एक रहने वाला हो गया। लेकिन जो मेन ओनर है वो तो वही है जिसने उसे रहने के लिए दिया है। लेकिन जो रियल प्रॉपर्टी एक तरीके से समझे तो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप की बात हमारी करी जा रही है कि जो उसने अपने नाम पे उस चीज को खरीदा हुआ है। ठीक है ना? तो वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ ये मेन मेन पॉइंट्स हैं कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, एसेट्स, लायबिलिटी, सब यहाँ पे वो किससे बिलोंग करती हैं, वो सोल प्रोप्राइटर से वो बिलोंग करती हैं। तो हाँ जी, इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपने अकाउंट्स में नहीं पढ़ा कभी? अच्छा अच्छा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो आप अब इसमें बीकॉम करेंगे? अच्छा अच्छा। इन हाँ, इन्वेंट्री एक तरीके से होती है कि मान लीजिए अगर मैंने कंप्यूटर का कुछ काम करना शुरू किया, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर का कैफे अपना ओपन कर लिया है, ठीक है? तो उसमें जो भी हमारा कंप्यूटर वगैरह रखा जाएगा, जो भी माउस कीबोर्ड्स वगैरह रखे जाएंगे, जो भी मैंने इससे रिलेटेड जो बनेगा उसको हम अपना इन्वेंट्री बोलते हैं। कि जो भी हमारे गुड्स वगैरह वहां पे रखे जा रहे हैं, एक तरीके से हम अकाउंट्स की भाषा में इन्वेंट्री का मतलब एक तरीके से गुड्स ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर का हम पूरा ऐसे कैफे शुरू करने वाले हैं, तो जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी हम उसमें मटेरियल अपना रखेंगे, इक्विपमेंट रखेंगे, तो वो सब हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री होता है। क्या होता है वो हमारा? इन्वेंट्री होता है। हाँ जी, जिससे भी रिलेटेड हम कोई भी अपना काम शुरू कर रहे हो तो वो सब हमारा हमारे इन्वेंट्री की श्रेणी में आ जाता है। इस बात को आप अपना ध्यान रखेंगे। और बताइए, पूछिए और क्या पूछना है? हम्म। कहाँ पे क्या? अच्छा देखिए, रिटेल का एक तरीके से क्या होता है कि एक आपने सुना हो कि होलसेल होता है। होलसेल मतलब बल्क होता है। रिटेल का क्या मतलब होता है? एक हमने सुना होगा ना, होल। हाँ, एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। हाँ, तो होलसेलर होते हैं एक तरीके से, हमारा रिटेल का होता है, तो होलसेलर का होलसेल में होता है कि मतलब बल्क में। और रिटेल फिक्चर मतलब जो छोटी क्वांटिटी में कम मटेरियल, है ना? उसी से रिलेटेड वो हमारा होता है। तो ये चीज इतनी आपको क्लियर है? हम्म। तो कल भी हमारा यही वाला चलेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ। और थोड़ा सा क्लियरिटी लें, कल को हम और थोड़े से नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम इकट्ठा समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारा होता क्या है। अब हाँ, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ, यहीं पे ओवर कर रही हूँ। अब मुझे बताइए कि आप कौन कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं? कौन किस बोर्ड से है? सभी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से ही हैं? सीबीएसई से ही है? तो मतलब कोई भी ऐसे नहीं है कोई हिंदी मीडियम से, या फिर ऐसा है कोई इसमें जितने भी स्टूडेंट हो, अगर कोई है तो वो बताए। कोई है यहाँ पे? आप हैं क्या?
अच्छा, पंजाब बोर्ड से हैं। अच्छा, 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 कोई बात नहीं। तो एक बार मुझे एक जो ये पंजाब बोर्ड से हैं, मुझे वो बताइए कि आप स्टार्टिंग से ही पंजाब बोर्ड से पढ़ रही हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से भी आप पढ़ी हैं? पंजाब बोर्ड से हैं। तो कैसा है इसमें सारा पढ़ाई का? किस तरीके से, मतलब आपको पसंद है सारा? काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है? सिलेबस वगैरह कैसा है? अच्छा, ठीक है। और सीबीएसई वालों का, वो सीबीएसई वाले क्या समझते हैं कि हमारा बोर्ड कैसा है? किस तरीके से पढ़ाया जाता है? कोई भी बताए, इतने सारे बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, क्योंकि नॉर्मली सबको कंप्लेन होती है सीबीएसई बोर्ड से। नंबर फ्री के मिलते हैं क्या सीबीएसई बोर्ड में? नहीं मिलते? नहीं, नॉर्मली आपने आपने आप इसमें देखा होगा, जैसे कि जब बोर्ड का रिजल्ट भी आता है तो कितना अच्छा रहता है ना सीबीएसई बोर्ड का, एज कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स। क्योंकि अफवाह इसलिए भी फैल जाता है ना, क्योंकि जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। अभी अब पिछली बार का रिजल्ट देखते, 10th में ही पता नहीं कितने बच्चों के 100% आए थे। आप लोगों ने देखा भी होगा। और अब तो यूपी बोर्ड का भी, डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनका इतना भी नहीं रहता, लेकिन सब बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही लीनियंट चेकिंग करता है। इस वजह से काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ मैंने आपसे पूछा, लेकिन बोर्ड सभी अच्छे हैं। स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, डिफरेंस एक ये है कि सीबीएसई बोर्ड्स में मुझे पर्सनली कमियां इसलिए लगती हैं कि एक तरीके से ना बैलेंस नहीं है चीजों में। या तो पढ़ाई पढ़ाई पे ही पूरा मतलब फोकस है, टीचर्स का भी और सबका भी। मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, या फिर कोई अपनी तरफ से स्पोर्ट्स पे फोकस करे तो बात अलग है। पर अदरवाइज यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में, जैसे मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी, कि जो मैथ्स और साइंस है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, एज कम्पेयर टू कि मैथ्स और साइंस ही अच्छा होना चाहिए, और सब्जेक्ट को इतना जो है महत्व या इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं कि वो नहीं देते। तो आप लोगों को ऐसा लगता है? हम्म। बताएं क्या होता था। हम्म, हम्म। हाँ। देखिए, फैकल्टी भी इम्पोर्टेंस काफी है। इम्पोर्टेंस मेन मेरे लिए फैकल्टी की भी है। क्योंकि मेन क्या होता है कि जिस स्कूल, अपने मैं स्कूल की बताऊं तो जिस स्कूल से मैं पढ़ी, उसमें ये था कि वो तो फैकल्टी हमारी चेंज हो गई कॉमर्स की, इसलिए हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ाया। लेकिन वही है कि साइंस की फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ बिल्कुल डामाडोल है। तो फैकल्टी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर स्ट्रीम में जब हम आ जाते हैं ना, पहले सभी एक चीज पढ़ रहे होते थे, तो बच्चे ना आपस में बहुत वो करने लग जाते हैं, क्योंकि कि नहीं जी, साइंस ही बेटर है, साइंस को इस तरीके से दिखाएंगे, या कॉमर्स वाले फिर वो आर्ट्स को ऐसे दिखाएंगे। जबकि मेन बात ये होती है कि सारी स्ट्रीम्स इक्वल हैं, क्योंकि हर स्ट्रीम के बच्चे की इस देश को जरूरत है। कोई भी जो चीज है ना, तो बिना साइंस की हमारी कंट्री चलेगी ना, बिना कॉमर्स के हमारी कंट्री चल सकती है ना, बिना आर्ट्स की हमारी कंट्री चल सकती है। जब भी आईएएस पीसीएस ये सब बनने की बात आती है, तो बच्चे कहाँ कहाँ भागते हैं, मेन भागते हैं कि जी आर्ट्स ले लो, थोड़ा सा स्टार्टिंग से हिस्ट्री का, इतिहास का, इन सब चीजों का पता चल जाएगा। तो कि सबसे पहली बात, बच्चों को समझने की भी ये जरूरत है, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि कोई भी स्ट्रीम छोटा बड़ा नहीं है। ना किसी को ये ज्ञान बांटने की जरूरत है कि फलाने ने तो ये ले लिया, तो उससे क्या होता है ना कि ये है रियलिटी, कि स्ट्रीम के बेसिस पे देख देख के आप उनको जज कर लेंगे कि अच्छा इसने लिया होगा तो ये थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर ही होगा, इसलिए बस इसने आर्ट्स ले ली। बस वैसी ही होगा तो इसलिए इसने कॉमर्स ले ली, बढ़िया होगा तो डेफिनेटली उसने साइंस ली होगी। इस बात से कितना अग्री करते हैं? है ना? ये चीज होती है कहीं ना, क्योंकि जैसे पहले था तो पहले का, जैसे मैं अपनी मम्मी से डिस्कस करती रहती हूँ इस बारे में, कि पहले साइंस का तो बहुत कम ही था, कि बॉयज ने ले ली कॉमर्स का, और भी ज्यादा कि नहीं बॉयज ही ले लेंगे, कि मैथ्स वगैरह का थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि ये चीज क्या है, स्टेट्स वाइज भी थोड़ा सा वो करती है, कि किसी स्टेट में, जैसे कि साउथ की तरफ देखो तो वहाँ साइंस का काफी है, कि वहाँ वैसे इंटेलिजेंट है। अपना माइक ऑफ करें। प्लीज माइक ऑफ कर दें अपना। ठीक है, तो ये चीज बस मैं नॉर्मली ऐसा डिस्कशन कर रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आप लोग हैं, आगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो अपना एक गोल जरूर सेट रखें, थोड़ा सा अलग करने की भी सोचें। पर्टिकुलर जो प्रोफेशंस में कल भी बोल रही थी, जो दिखते हैं कि डॉक्टर ये, तो सिर्फ उन्हीं की तरफ ना भागें, और भी चीजें हैं, नई नई चीजों को थोड़ा इनोवेट करने की कोशिश करें, थोड़ा क्रिएटिव बने, और लोगों के लिए
एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें तो वो